नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज की शोध अभिवृत्ति की कक्षा में हम आपके लिए शोध के उद्देश्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। विगत कक्षा में हमने शोध के उद्देश्यों के अंतर्गत सैद्धांतिक उद्देश्यों को समझा था। आज हम समझेंगे व्यवहारिक उद्देश्यों को। यद्यपि शोध के जो उद्देश्य हैं उनमें मुख्य रूप से नवीन तथ्यों की खोज करना, उन तथ्यों का वर्गीकरण करना, नवीन तथ्यों की खोज के साथ साथ पुराने तथ्यों की जांच या मूल्यांकन करना, नवीन ज्ञान का विकास करना, किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन करके समस्याओं का समाधान करना, ये मुख्य उद्देश्य होते हैं। लेकिन हमने जो विभाजित किए थे और सैद्धांतिक उद्देश्य और सत्यात्मक उद्देश्य, तथ्यात्मक उद्देश्य और व्यवहारिक उद्देश्य, इन चार उद्देश्यों में हमने शोध के उद्देश्यों को बांटा था। आज हम बात करेंगे तथ्यात्मक उद्देश्यों की। तथ्यात्मक उद्देश्यों से तात्पर्य यह है जिसमें तथ्यों की खोज करके उनका विश्लेषण किया जाता है और इसमें ऐतिहासिक अनुसंधानों के प्रकार का सहारा लिया जाता है। मुख्य रूप से ये जो तथ्य हैं ये वर्णनात्मक तथ्य, वर्णनात्मक प्रकृति के होते हैं। तथ्यात्मक उद्देश्य और ऐतिहासिक अनुसंधान में ये प्रयुक्त होते हैं। तो हमारे लिए मुख्य रूप से यह बात जानना है कि जो शोध के उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों में हम जो समझ रहे हैं कि जो ऐतिहासिक शोध है, क्योंकि हमने इसमें जाना है कि तथ्यात्मक उद्देश्य तथ्य आधारित होते हैं और तथ्यों की खोज करते हैं और ये वर्णनात्मक प्रकृति के होते हैं और इसमें ऐतिहासिक अनुसंधान के प्रकार का सहारा लिया है। इसमें मुख्य रूप से हम जाने क्योंकि इसमें जो जब ऐतिहासिक अनुसंधान है तो ऐतिहासिक विधि का प्रयोग भी इसमें होगा। मुख्य हम देखें इसमें जो विचारणीय बात है कि तथ्यात्मक उद्देश्यों में अध्ययन का उद्देश्य क्या है। सामग्री का संग्रहण, निदर्शन चयन, सामग्री का परीक्षण, परिणामों का विश्लेषण, निष्कर्षों का प्रतिवेदन, ये सारी बातें इन शोध के उद्देश्य के अंतर्गत जो तथ्यात्मक उद्देश्य हैं इन उद्देश्यों के मध्य में ये बात विचार की जाती है। अध्ययन का उद्देश्य हम अगर देखते हैं कि अध्ययन का उद्देश्य क्या है, ये बात हमें तथ्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत जानना होगी, क्योंकि किसी भी अनुसंधान कार्य के लिए सर्वप्रथम अध्ययन के उद्देश्य को परिभाषित करना आवश्यक होता है। उसके उद्देश्य को, उसके पर्पस को जानना आवश्यक होता है और अनुसंधानकर्ता के समक्ष जब तक उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तब तक अनुकूल सामग्री का संग्रहण करना बड़ा कठिन होता है। जब आपका मोटिव, आपका लक्ष्य अगर क्लियर है तो आपको उद्देश्य की प्राप्ति करने में और लक्ष्य की प्राप्ति करने में आपको समय नहीं लगेगा। अतः शोध का जो उद्देश्य है, शोध के उस उद्देश्य को आप समझें कि ये व्यवहारिक
उद्देश्य है कि तथ्यात्मक उद्देश्य है। अब यहाँ मुख्य बात यह है कि आपको, जब आपका उद्देश्य आपको पता होगा, तो सामग्री के संग्रहण करने में और ये उसमें आपको सामग्री संग्रहण पद्धति के चुनाव करने में आपको सहायक होगा। क्योंकि तथ्यात्मक उद्देश्य में ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाता है। उद्देश्य के स्पष्टीकरण के बाद में अनुसंधानकर्ता इस बात से अवगत हो जाता है कि उसे किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। अतएव सामग्री के संग्रहण के लिए वह उस पद्धति का चुनाव करता है। इस पद्धति का चुनाव करता है, उस पद्धति का चुनाव करेगा। और उस पद्धति के चुनाव करने में उसे सहायक सामग्री का जो उपयोग करना है, वह उस सहायक सामग्री का उपयोग भी कर लेगा। कैसे कि इसमें देखते हैं, सामग्री के संग्रहण करने के लिए जो उसका प्रयोग है, विश्वसनीय सामग्री सुगमता से उसे प्राप्त हो सके, ये बात उसको अनुसंधानकर्ता को ध्यान में रखना होती है। अब अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन, वैयक्तिक अध्ययन इत्यादि प्रणालियों में से उस प्रणाली का चुनाव करता है जो सामग्री के संकलन करने के लिए उपयुक्त होती है। इनमें से प्रत्येक प्रणाली की उपयोगिता एक विशेष प्रकार की सामग्री को संग्रहित करने की दृष्टि से अलग होती है। अब यहाँ देखें कि हम साक्षात्कार प्रणाली का अगर हम उपयोग करते हैं, तो उसमें आपके लिए साक्षात्कार की पद्धति का प्रयोग करना होगा। क्योंकि आपको जब वर्णन करना है, तो उस वर्णन करने के लिए साक्षात्कार पद्धति का उपयोग करना आवश्यक है। और उसका प्रयोग आप करेंगे तो साक्षात्कार के कुछ प्रश्न भी होंगे। आपको एक प्रश्नावली अनुसूची तैयार करना पड़ेगी। और प्रश्नावली अनुसूची तैयार जब आपकी होगी, तो उसमें आपके शोध विषय से संबंधित आपकी प्रश्नावली तैयार होगी। अवलोकन पद्धति, आप सामने जाकर के सर्वे करके आप शोध कार्य कर सकते हैं। अब वैयक्तिक अवलोकन, ये भी आप कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से अवलोकन। तो इस प्रकार से हमें उस पद्धति का प्रयोग करने में सहायता मिलेगी अगर आपका उद्देश्य सही है तो। अब निदर्शन का चयन किसी भी समुदाय के या किसी विषय के विश्वास अथवा किसी भी संस्कृति के की मान्यताएं व अनुपूर्ति इत्यादि के संबंध में विश्वसनीय विवरण प्राप्त करने के लिए हमें उस समुदाय के प्रत्येक सदस्य का अध्ययन करना होगा। उस संस्कृति से, उस कला से जुड़े हुए विविध पक्षों का अध्ययन हमें करना होगा। आप सोचिए, एक पक्षी है, आप अगर शोध करेंगे तो वह एक पक्षी शोध हो जाएगा। आपने समीक्षण किया ही नहीं, आपने समान दृष्टि रखी ही नहीं। क्योंकि मैंने शोध के लक्षण के उसमें बताया था कि वह शोधार्थी या शोध प्रबंध पक्षपात रहित होना चाहिए। तो निदर्शन में भी आपको पक्षपात रहितता का पालन करना होगा। क्योंकि प्रत्येक सदस्य का अध्ययन किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से हम अगर देखें तो सामाजिक पद्धति के अंतर्गत तो असंभव है। इसलिए उस समुदाय में से कुछ नमूनों का चुनाव किया जाता है। निदर्शन उसे ही कहते हैं, निदर्शन का चयन हम करते हैं अगर आपका सामाजिक क्षेत्र से संबंधित, राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित अथवा कला में भी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित अगर आपका शोध प्रबंध है या शोध का विषय है, तो आपके लिए कुछ उसमें से सैंपल, कुछ डेटा आपको चुनाव करना
कुछ अच्छी कृतियों का चुनाव, उनका वर्गीकरण भी आपको करना होगा, और ये सब तथ्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। जो प्रत्येक दृष्टि से, और ऐसा चयन करना होगा कि जो समूची दृष्टि से उस समुदाय का, उस संस्कृति का, उस कला का, उस भाषा का, उस साहित्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, ऐसा चयन आपको करना होगा सैंपल का। जैसे कि अगर आप मधुबनी कला पर काम कर रहे हैं, मुस्लिम की कलाओं पर काम कर रहे हैं, हिंदू की कलाओं पर काम कर रहे हैं, जाति विशेष, जाति धर्म समुदाय विशेष, समुदाय धर्म पर अगर आप काम कर रहे हैं, लोक संस्कृति पर, लोक नृत्य पर, लोक कलाओं पर अगर आप कार्य कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र की क्षेत्रीयता को विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा, और उनमें से कुछ सैंपल्स आपको निकालना पड़ेंगे। जब वो सैंपल्स आपके पास आ जाएंगे, और अगर आपने सारे सैंपल्स भी कर लिए, तो उन सैंपल्स में से भी आपको चयन करना पड़ेगा कि कौन सा सैंपल हमें शोध के लिए उपयुक्त है। शोधार्थी को इस मना स्थिति से शोध कार्य करना पड़ता है, ताकि ऐसा सैंपल का चयन करें कि जो सारे समुदाय का, समस्त क्षेत्र का, समस्त कलाओं का, या संबंधित कला का, संबंधित भाषा का, संबंधित साहित्य का प्रतिनिधित्व वह सैंपल कर रहा हो। इस प्रतिनिधि इकाई के अध्ययन के परिणाम भी संपूर्ण के अध्ययन के परिणामों के समान ही विश्वसनीय होते हैं। अतएव अध्ययन को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए निदर्शन का निर्धारण करना अनिवार्य है। ठीक है ना? अब जब हम निदर्शन तय कर लेते हैं, हमने सामग्री संग्रहण की पद्धति हमने चयन कर ली, तो बात आती है सामग्री परीक्षण की। तो निदर्शन के चुनाव के बाद इस उद्देश्य के, तथ्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हमें ध्यान रखना होता है किस चीज का रखना होता है? सामग्री का निरीक्षण या सामग्री का परीक्षण। निदर्शन के बाद संग्रहित सामग्री की विश्वसनीयता की परीक्षा की जाती है। जो सैंपल्स अगर विज्ञान आधारित, रक्त से आधारित, या विज्ञान से आधारित, वनस्पति विज्ञान से आधारित, आयुर्विज्ञान से आधारित शोध है, तो ऐसे सैंपल्स की विश्वसनीयता बढ़ती रहे, बनी रहे। यदि सामग्री वास्तविकता पर आधारित नहीं है, तो इसका प्रभाव शोध के इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। शोध के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आपको उस सामग्री का निरीक्षण, परीक्षण, मूल्यांकन करना होगा, तब आपको अच्छे परिणाम आपके हाथ में आएंगे। और अगर आपने सामग्री का परीक्षण अच्छे से नहीं किया, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। जैसे कि आप जब अनाज का भंडारण करते हैं, आज वर्तमान में कोल्ड स्टोर चल गए हैं, वेयर हाउस आ गए हैं, इनमें हम सामग्री का संग्रहण करते हैं। या फिर यूं कहें, हम अपने घरों में अनाज सामग्री का भी संग्रहण करते हैं। तो आप कितनी सुरक्षा रखते हैं कि कहीं एक घुना चावल ना आ जाए, घुना गेहूं ना रख जाए, दाल में घुन ना लग जाए। तो ठीक इसी प्रकार से आप क्या करते हो, उस सामग्री का बार बार आप परीक्षण करते। ठीक इसी प्रकार से शोध की सामग्री का परीक्षण करना भी अनिवार्य है। तभी आप सामग्री की वास्तविकता तक पहुंच पाएंगे। परिणामों का विश्लेषण कैसे होगा? अध्ययन के द्वारा परिणामों की प्राप्ति के पश्चात उन परिणामों का विश्लेषण वांछनीय है। विश्लेषण के अभाव में प्राप्त
परिणामों की ना कोई सामाजिक उपयोगिता होती है और ना सामाजिक जीवन में उसका प्रयोग ही होता है। तो आपके लिए परिणामों का विश्लेषण करना भी वांछनीय है, आवश्यक है। वांछनीय का मतलब आवश्यक है। अब हम इसको देखते हैं, निष्कर्षों का प्रतिवेदन। जब विश्लेषण हो जाता है तो निष्कर्षों का प्रतिवेदन तैयार करना होता है। निष्कर्षों का प्रतिवेदन तैयार करने के लिए इसमें दो बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है। सर्वप्रथम, परिणामों का प्रतिवेदन इस प्रकार का होना चाहिए कि जो अधिकतम स्पष्ट और जिसमें तार्किक अतार्किक तथा आधार रहित विवेचन का समावेशन ना हो। ये मुख्य बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो तथ्यात्मक उद्देश्य है उसमें तथ्यात्मक उद्देश्यों के अध्ययन करने के उद्देश्य का निरूपण आवश्यक है। सामग्री संग्रहण की पद्धति का चुनाव आवश्यक है। निदर्शन का चयन का ध्यान रखना आवश्यक है, तब उद्देश्य पूरा होगा। सामग्री का परीक्षण करना आवश्यक है। परिणामों का विश्लेषण और निष्कर्षों का प्रतिवेदन करना भी आवश्यक है। अब हम अगर देखें मुख्य रूप से, क्योंकि इस वर्णनात्मक प्रकृति के तो ये होते ही हैं, लेकिन इसमें ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति लगती है। तो इन व्यवहारिक उद्देश्यों में हम अगर बात करें तो इसमें अगर हम देखते हैं तो वर्णनात्मक प्रकृति का तो है, लेकिन इसमें ऐतिहासिक अनुसंधान, क्योंकि वर्णनात्मक जो उद्देश्य होता है तो इसमें कुछ प्रश्नों का इसमें सर्वेक्षण और पर्याप्त व्याख्या के साथ साथ तथ्यों की खोज को सम्मिलित किया जाता है। और वर्णनात्मक अनुसंधान के तीन प्रारूप हमें देखने में सुनने में मिलते हैं। एक घटनोत्तर अनुसंधान और एक ऐतिहासिक अनुसंधान, विश्लेषणात्मक अनुसंधान, ये हमें प्राप्त होते हैं। इनकी अवधारणा के आधार पर हम अनुसंधान को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। और अनुसंधान में मुख्य रूप से अगर आप इनकी विधियों की बात कर रहे हैं, जैसा कि इसमें एक बात आई है कि ऐतिहासिक विधि, तो ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्या के वैज्ञानिक विश्लेषण से होता है, जिसमें किसी वस्तु, घटना, समुदाय, समाज विशेष के बारे में उनके ऐतिहासिक तथ्यों के, नियमों के बारे में एक वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। अब ऐतिहासिक ताकि अगर हम बात करते हैं तो इसमें तथ्यात्मक विधि में जो ऐतिहासिक अध्ययन और विधि जो लागू होगी, इसमें मुख्य रूप से हमें कुछ प्राइमरी डेटा और कुछ सेकेंडरी डेटा, कुछ प्राथमिक स्रोत और कुछ द्वितीयक स्रोत को सामान्य दृष्टया हमें समझ लेना चाहिए कि प्राथमिक स्रोत कौन से हैं और द्वितीयक स्रोत कौन से हैं। इन दोनों स्रोतों को हमें समझ लेना चाहिए। जब तक हम प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम शोध के तथ्यात्मक उद्देश्यों से अनभिज्ञ रहेंगे। कैसे अनभिज्ञ रहेंगे? इनके प्राथमिक स्रोत क्या हो सकते हैं, द्वितीयक स्रोत क्या हो सकते हैं, उनके सोपान क्या हो सकते हैं, इस विषय में हमें परिचर्चा करनी है। तो देखें, क्योंकि तथ्यात्मक उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए
जो अतीत की घटनाएं हैं, उन घटनाओं से जुड़े तथ्यों का और घटना स्थल अर्थात घटना क्षेत्र में जाकर के आपको अध्ययन करना होगा। या फिर आपके पास में उस घटना स्थल का पूरा ब्यौरा आपके पास हो, जो किसी ग्रंथ में वर्णित हो, तब आप उस आधार पर उसका प्रयोग कर सकते। लेकिन मूलतः आपको अर्थात शोधार्थी को घटना क्षेत्र पर, घटना स्थल पर जब तक आप जाएंगे नहीं, तब तक आपको उसका ज्ञान नहीं होगा। जैसे कि प्राइमरी डेटा आपको लिखित स्रोत, मौखिक स्रोत और कलात्मक स्रोत, ये प्राथमिक डेटा के भेद हैं। ऐतिहासिक अगर आप अध्ययन कर रहे हैं और तथ्यों को एकत्र कर रहे हैं, तो आज जो हम समझ रहे हैं, शोध के अंतर्गत जो तथ्यात्मक उद्देश्य है, उस विषय में हम समझ रहे हैं कि तथ्यात्मक उद्देश्य क्या है। कुछ लोग अभी जुड़े हैं, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि तथ्यात्मक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हमें कुछ स्रोत की आवश्यकता होगी। तो उनमें से प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, उनमें से हम प्राइमरी स्रोत की बात आपसे कर रहे हैं कि प्राथमिक स्रोत क्या हो सकते। लिखित स्रोत, मौखिक स्रोत, कलात्मक स्रोत, जो कि कला आधारित, नेता आधारित, व्यक्ति आधारित, व्यक्ति से जुड़े संबंधों, घटित घटनाओं पर आधारित अगर शोध है, तो लिखित स्रोत में कैसा होगा। एक तो न्यायालय के एविडेंस, कहाँ के एविडेंस, न्यायालय के प्रकरण। अगर न्यायालयीन निर्देशों में, न्यायालय के न्याय में, और जो जस्टिस ने लिखा है, और बिंदुवार अगर कहीं लिखा है, तो लिखित स्रोत में आएगा। दूसरा स्रोत हम करेंगे उसमें प्रयोग शिलालेख का। इसी क्षेत्र के बारे में जो शिलालेख है, प्रशस्ति पत्र है, जो अगर आप पुरातात्विक अध्ययन कर रहे हैं, कलात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तो किसी कलाओं से संबंधित, किसी राजा की कलाओं से संबंधित, अथवा किसी व्यक्ति की कलाओं से संबंधित, किसी क्षेत्र की कलाओं से संबंधित, कलाओं के प्रति अभिरुचियों के संबंधित, भाषा से संबंधित, अगर कुछ संबंध पर, जैसे आप भाषा पर काम कर रहे हैं, संबंध पर काम कर रहे हैं, तो तथ्यात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिलालेखों का सहारा आपको लेना होगा। शिलालेख व्यक्ति के जीवन चरित्र पर भी आधारित हो सकते हैं। किसी का परिचय लिख रहे हैं और उसके परिचय से संबंधित कोई शिलालेख मिला, जैसे कि सम्राट खारवेल का सबसे पहला शिलालेख जो हमें मिला, वो उदयगिरी खंडगिरी भुवनेश्वर के पास में स्थित है, उड़ीसा प्रांत में स्थित है, जो सौरसेनी प्राकृत का शिलालेख है, सम्राट खारवेल ने लिखवाया। ऐसे सम्राट अशोक के शिलालेख हैं। ऐसे कई शिलालेख जो व्यक्ति के जीवन चरित्र, उनकी धारणाओं, उनकी जीवन शैली, जीवन पद्धति, अथवा राज प्रशासन की क्षमताएं और राजकीय दक्षताएं, और राजा के व्यक्तिगत जीवन, उनकी विजय यात्रा, विजय पथ आदि का वर्णन, उनके शौर्य का वर्णन कहीं कहीं शिलालेखों में हमें प्राप्त हो सकता है। ये प्राथमिक स्रोत है इसके तथ्यों को जोड़ने के लिए। अभी मैं आपको इस दृष्टि से समझा रहा हूं, जब हम इसकी ऐतिहासिक विधि, ऐतिहासिक पद्धति को समझेंगे, तब हम इसका और विस्तार से वर्णन जानेंगे। अभी मैं नॉर्मल तरीके से, सामान्य तरीके से आपको ये वर्णन सुना रहा हूं। फिर अगला लिखित स्रोत जो आता है, वो आता है आत्मचरित्र का वर्णन। जैसे कि मेरी जीवन गाथा गणेश प्रसाद वर्णी ने लिखी, मेरी आत्मकथा, या गांधी जी के जीवन से संबंधित
नेहरू जी ने भी अपनी अपनी कथाएं लिखी। तो ऐसे कई आत्मकथाएं हमें हिंदी साहित्य में प्राप्त होती हैं, तो वो लिखित स्रोत माने जाते हैं। विज्ञापन पत्र, कहीं किसी ने विज्ञापन किया हो। समाचार पत्र, समाचारों की कटिंग है। वंशावलियां, प्रशस्तियां, ये सब लिखित स्रोत माने जाते हैं। इसके इसके माने जाते हैं। बताइए अविनाश जी और रजनी जी। शोधार्थियों में से किसी को समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। यस। तो ये लिखित स्रोत है। कौन से स्रोत हैं? लिखित स्रोत। तो लिखित स्रोतों में हम देखते हैं कि मुख्य रूप से यहाँ पर जो हमने आपको बताया, न्यायालय के पत्र हैं, शिलालेख है, आत्मचरित है, विज्ञापन है, समाचार पत्र है, ये सब बातें हमने आपको बताई। मौखिक स्रोत क्या है? जब आप कहीं शोध करने जाएंगे अपने विषय पर, तो आपको कुछ घटनाएं, वहां के लोग जब आप उनसे संपर्क करेंगे, तो मौखिक स्रोत के रूप में वहां की भाषा है, कुछ कहानियां हैं, कुछ दंत कथाएं हैं, उपाख्यान है। क्या है? उपाख्यान, लोक कथाएं हैं। तो ये सब मौखिक स्रोत माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? मौखिक स्रोत। भाषा हो गई, कहानी हो गई, और उस व्यक्ति से, विषय से संबंधित कुछ दंत कथाएं, किंवदंतियां, जिन्हें हम कहते हैं। जैसे कि आप लोग कहीं ऐतिहासिक भ्रमण पर जाते हैं, तो वहाँ की लोक कथाओं के बारे में, लोक कलाकारों के बारे में, लोक नृत्य के बारे में हमें क्या प्राप्त होता है? वहाँ की हमें जानकारी आप कलेक्ट करते हैं, या वहाँ से जुड़ी हुई कुछ कथाएं जो वहाँ के वातावरण में, उस क्षेत्र में प्रचलित है, कुछ उपाख्यान प्रचलित हैं, लोक कथाएं प्रचलित हैं, तो उन सब के बारे में मौखिक रूप से हमें जानकारी मिलती है। चाहे आप खजुराहो की बात कर लो, चाहे आप उदयगिरी खंडगिरी तीर्थ की बात कर लो, अथवा जगन्नाथ मंदिर की बात कर लो, पद्मनाभ मंदिर की बात कर लो, सोमनाथ मंदिर की बात कर लो, अथवा दिल्ली के लाल मंदिर की बात करें, अथवा ऐतिहासिक स्थलों में हम अगर आगरा का ताजमहल की हम बात करें, अथवा वहाँ जो विरासत फैली हुई है, भारतीय संपदा फैली हुई है, पुरातत्व फैला हुआ है, यहाँ हम मध्य प्रदेश में कुंडलपुर तीर्थ की बात करें, अथवा हम उत्तर प्रदेश में अयोध्या की बात करें, या फिर हम जबलपुर में हवा महल की बात करें, तो ये जो ऐतिहासिक स्थल है, त्रिपुर सुंदरी की बात करें, ज्योतिश्वर धाम की बात करें, अथवा अन्य अपने अपने क्षेत्रीय जो धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, यहाँ दमोह का रानी दमयंती किला है, तो वहां से जुड़ी हुई कुछ दंत कथाएं, लोक कथाएं, अथवा स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, तो उनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ कहानियां, उपाख्यान, लोक कथाएं हमें क्या होती हैं? प्राप्त होती है। वो मौखिक स्रोत है। क्या है? मौखिक स्रोत। अब कलात्मक स्रोत भी हमें प्राप्त होते हैं। अविनाश जी ध्यान से सुनिएगा कि कलात्मक स्रोत भी हमें प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं कलात्मक स्रोत प्राप्त? कलात्मक स्रोत के अंतर्गत आप क्या क्या ले लेंगे? क्या क्या आएगा कलात्मक स्रोत के अंतर्गत? अविनाश जी
जी सर। कलात्मक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आएगा? देखिए मैं बताता हूं आप। जी सर। कलात्मक स्रोत के अंतर्गत वहां के प्रचलित छापे, सिक्के, मूर्तियां, ललित कथाएं, ऐतिहासिक चित्र, भित्ति चित्र, ठीक है ना, सिक्के, मुद्राएं, मूर्तियां, ललित कथाएं, ललित कलाएं, कथाएं नहीं, ललित कलाएं, और भित्ति ऐतिहासिक चित्र। ऐतिहासिक चित्र, भित्ति चित्र आदि जो सब कलात्मक, जिनसे हमें कला का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कला के स्रोत हमें पता चल रहे हैं, तो ये सब प्राथमिक स्रोत हैं। क्या है? लिखित स्रोत, मौखिक स्रोत और कलात्मक स्रोत, ठीक है ना। तो इन स्रोतों के माध्यम से आपको शोध कार्य करने में सहजता होगी और तथ्यात्मक उद्देश्य की परिपूर्ति होगी। तथ्यात्मक उद्देश्य के लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे। तो इसलिए आप मुख्य स्रोतों के बारे में समझें कि जो स्रोत हैं, किसके स्रोत हैं? तथ्यात्मक उद्देश्य की पूर्ति के स्रोत, ऐतिहासिक विधि के स्रोत जो हम अनुसंधान पद्धति में प्रयोग करेंगे, तो उसमें सिक्के हो गए, मूर्तियां हो गई, और अन्य और भी जो पात्र हैं, कलात्मक पात्र हैं जिन पर चित्र अंकित हैं, तो उन सब का आपको एविडेंस देना होगा। जैसे कि आदि योगी भगवान वृषभदेव मोहनजोदड़ो की वह सभ्यता और संस्कृति की बात हम करें तो वहां भी कायुसर्ग मूर्ति का मिलना, ये क्या है? कलात्मक स्रोत ही तो है। इसलिए उन्हें हम आदि योगी भगवान वृषभदेव कह देते हैं। तो कलात्मक स्रोत, सिक्के पर मुद्रांकन होना, जैसे अक्षय तृतीया की कथा जो जैन दर्शन में वर्णित है कि राजा सोम, श्रेयांश उनकी धर्म पत्नी और एक जैन मुनि भगवान वृषभदेव का एक सिक्का आप लोगों ने देखा होगा, और आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं इस चीज को, कि अक्षय तृतीया पर्व के उपलक्ष्य में अंग्रेजी शासन ने या ब्रिटिश शासन ने जो सिक्का प्रचलित करवाया था, उस सिक्के की इमेज आप जैसे लिखेंगे तो आपके लिए मोबाइल पर वो इमेज खुल जाएगी, उस पर वो चित्र बना हुआ है। अब उस चित्र को देख करके, कलात्मक स्रोत के इस चित्र को देख करके हमने पता लगाया, शोध किया कि ये सिक्का किस दर्शन से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, कौन सी कथा से ये जुड़ा हुआ है। तो अविनाश भाई, इस सिक्के से आपको पता चलेगा जी सर। कि कौन से दर्शन का है, किस धर्म का है, किस धर्म की कथा को ये कह रहा है, किस घटना को बता रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा विषय? जी सर, आ रहा है अविनाश जी, समझ में। आ रहा हाँ है ना सर, आ विषय? रहा हाँ, और है। जी कौन, सर। रजनी जी जुड़े हैं? कौन जुड़े हैं? ऋषिका। ऋषिका, हाँ। विषय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। ठीक है, चलिए अब हम देखें इसको कि कलात्मक स्रोत में जो सर, सिक्के भित्ति हैं, चित्र का मतलब यही हुआ ना कि सुनिए, दीवालों पे जो चित्रित की जाती वो है। भित्ति चित्र कहलाते हैं, जो दीवालों पर दीवालों बने पे हुए की, थे। आदिवासियों ने कुछ पेंटिंग्स की, वो। तो जैसे ये स्रोत है, मोहनजोदड़ो गुफा वगैरह में जो पुराने। ये स्रोत हैं, उन स्रोतों को हमें समझना है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि प्राथमिक स्रोत एक ऐतिहासिक प्रदत्त मूल आधार, मूल भंडार है, होता है। यह किसी महत्वपूर्ण अवसर का मौलिक अभिलेख होता है। द्वितीयक स्रोत के बारे में हम जाने कि द्वितीयक स्रोतों के बारे में हम अगर समझते हैं, तो द्वितीयक स्रोत किसी ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मूल स्रोत से ना कर
किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त करना द्वितीयक स्रोत में शामिल है और यह प्राथमिक स्रोत की तुलना में कम विश्वसनीय होता है, क्योंकि जो हमें डायरेक्ट मिल रहा है, जैसे किसी का जीवन इतिहास, व्यक्तिगत विवरण, संस्मरण इत्यादि, ये द्वितीयक स्रोत के उदाहरण हमें मिलते हैं। संस्मरणों पर उतना विश्वास नहीं किया जा सकता। संस्मरण आपके मनगढ़ंत भी हो सकते हैं। भाई अगर आप उस व्यक्ति से व्यक्तिगत तरीके से जुड़े तो आपके संस्मरण ठीक है, लेकिन वही तीसरा व्यक्ति उन संस्मरणों को जब कहेगा तो उन संस्मरणों में निश्चितता वो मिश्रण आ जाएगा, कहीं ना कहीं वाक चातुर्य दिखेगा। तो किसी के जीवन इतिहास या व्यक्तिगत विवरण, संस्मरण, ये सब द्वितीयक स्रोत होते हैं। तो इस प्रकार से शोध की जो उद्देश्य हैं, तो उन उद्देश्यों में हमने जो तथ्यात्मक उद्देश्य को हमने जाना और समझा कि तथ्यों को कैसे कलेक्ट किया जा सकता है और तथ्यात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें क्या करना होगा, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो तथ्यात्मक उद्देश्य जो है, चूंकि हम अभी ऐतिहासिक विधियों के, अभी हमें आगे शोध की विधियों को जानना है, अभी हम मूल जो मुख्य रूप से उद्देश्य है, जब तक आप सोच रहे होंगे कि मुझे अभी तक और आगे की बात क्यों नहीं बताई जा रही, आप लोगों को समय रहते सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए हम क्रमशः शोध का प्रारूप, शोध की जो शोध समीक्षा, साहित्य समीक्षा होती है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है, उसके बारे में भी हम आपको बतलाएंगे। पहले मुख्य रूप से हम इन उद्देश्यों को तो समझ लें। जब तक आप उद्देश्य को नहीं समझेंगे, आपका शोध उद्देश्य विहीन होगा। आपको, क्योंकि इस दौरान काफी चीजें ऐसी ऐसी भी सामने आती हैं जो विषय से संबंधित तो होती हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर आपको बताई जाती हैं, सिखलाई जाती हैं। इसीलिए जैसे कि तथ्यात्मक उद्देश्य की हमने आपसे बात करी कि ये वर्णनात्मक प्रकृति के होते हैं। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तथ्यात्मक उद्देश्य किस प्रकृति के होते हैं, तो यहाँ आपका उत्तर आएगा कि ये वर्णनात्मक प्रकृति के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न अगर बना कि तथ्यात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस प्रकार के अनुसंधानों का सहारा लिया जाता है, तो ऐतिहासिक अनुसंधान का सहारा लिया जाता है। तो ये मुख्य रूप से आपको ये बात ध्यान रखना है कि तथ्यात्मक उद्देश्य वर्णनात्मक होते हैं और ऐतिहासिक अनुसंधानों का, ऐसे ऐतिहासिक अनुसंधान की जो विधि होती है, ये उससे मिलती जुलती ही विधियों का प्रयोग इसमें होता है। तो इसमें मूलतः अध्ययन का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, सामग्री का जो संग्रहण है, उस संग्रहण के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार की सामग्री का संग्रहण कर रहे हैं। निदर्शन का चयन, आपको ऐसा सैंपल लेना है, ऐसा डेटा कलेक्शन करना है, या ऐसे विषय का चयन करना है जो सारे विषय का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, उस विषय का, उस समुदाय का, उस संस्कृति का, उस कला का आमूल चूल क्या कर रहा हो, प्रतिनिधित्व कर रहा हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये नींबू का सत है, क्या है, नींबू का सत। सत समझते हैं, सबसे तात्पर्य है कि जो नींबू के जो रस है, उस रस को इकट्ठा करके जो सत बनाया गया है, उसका सत्व बनाया गया है, सार सार ग्रहण किया गया है, वह नींबू सत की भांति क्या किया है, उस प्रतिनिधित्व को करने वाला हो, आप बता सके कि ये नींबू का सत है, ठीक है ना। तो निदर्शन का चयन
नींबू सत की भांति होना चाहिए। सामग्री का बार बार परीक्षण करना अनिवार्य है। आप अगर सामग्री का परीक्षण बार बार नहीं करेंगे तो ये मान के चलिएगा कि कहीं सामग्री खराब ना हो जाए रखी रखी, वो डेटा का हम उपयोग ही ना कर पाए। जब तक आप डेटा को बार बार नहीं परीक्षित करेंगे, पुनः पुनः परीक्षण नहीं करेंगे, क्या होता है कि जब हम विषय सामग्री को क्या करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसका आलोडन करते हैं, तब कहीं जा करके हमें वो विषय अच्छे से तैयार हो पाता है। एक बात बताइए, आप लोग जब एक वक्ता 4 घंटे मेहनत करता है तब कहीं जाकर के वो 1 घंटे बोल पाता है, नहीं तो उसका ज्ञान खाली होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सामग्री का बार बार परीक्षण करते रहें। आपके शोध प्रबंध में जितने अध्याय हैं, क्योंकि होता ये है कि आपने अध्यायों में डिवाइड तो कर दिया, लेकिन आपने जो प्रथम अध्याय में जिस सामग्री का प्रयोग किया है, यद्यपि वो 6वें अध्याय के काम की सामग्री है, और 6वें अध्याय में आपके लिए आपने जो कलेक्शन किया वो मैटर प्रथम अध्याय के लिए काम का है। और अगर आप सामग्री का आलोडन नहीं करेंगे तो आप एज इट इज लिख वहीं की वहीं उस सामग्री को पढ़ा रहने देंगे। अगर सामग्री बार बार आप उलटते पलटते रहें, जैसे आप कपड़ों की अलमारी को जमाते रहते, समय समय पर कपड़े बदलते रहते, ठीक उसी प्रकार आप अपनी शोध सामग्री का परीक्षण करते रहें, तब उसके परिणामों का विश्लेषण अच्छा आएगा और निष्कर्षों का प्रतिवेदन अच्छा आएगा। आगे की कक्षा में, अगली कक्षा में हम समझेंगे शोध के व्यवहारिक उद्देश्यों को, कि व्यवहारिक उद्देश्य किस प्रकृति के होते हैं और इसमें किस प्रकार की विधि का प्रयोग होता है। मैं समझता हूं कि आज आप लोगों को आज का विषय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये जानकारी और विषय अच्छा लगा हो तो आप लोगों तक शेयर करें और अन्य हमारे शोधार्थी बंधुओं तक इस बात को पहुंचाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश।